हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इको का थर्ड चैप्टर है हमारा कृषि उद्योग तथा व्यापार 1950 से लेकर 1990 तक। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमारा कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है तथा व्यापार का क्षेत्र है, किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से लोगों को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। 1950 से लेकर 1990 तक पे हमारा बहुत ज़्यादा मेजर फोकस रहेगा। इसमें डिटेल से हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आता है आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर यानी कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, तो उसके खाद्य पदार्थों के लिए हम कृषि पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर बात की जाए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 86% यानी कि 86% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। उसमें से 70% जो लोग हैं वो कहाँ लगे हुए हैं? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। इसी वजह से जो कृषि का क्षेत्र है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी और अगर अपने देश के लोगों को अगर आपको फ़ायदा देना है तो कृषि के क्षेत्र को आपको बढ़ावा यहाँ पर देना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि भूमि सुधार किया गया। ठीक है, तो क्या क्या भूमि सुधार में क्या क्या काम किए गए सरकार के द्वारा, उनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो भूमि सुधार, सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु भूमि सुधार के कार्य किए। सरकार ने कृषि में असमानता को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए, यानी कि असमानता को कम किया जाएगा। मतलब जमींदारों के पास ज़्यादा जमीन थी और जो गरीब किसान है उसके पास कम जमीन है, या फिर जो आपका मजदूर है, लेबर है, उसके पास कोई भी जमीन नहीं है, तो उसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे समाज में जो गरीबी विद्यमान है उसको आपको हटाना पड़ेगा। समाज जब एक समाज है आपका जिसमें सभी लोगों के पास समान संसाधन होंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा क्या होगा? एक वर्ग बहुत ऊपर चला जाएगा तथा दूसरा वर्ग बहुत नीचे आ जाएगा। इसी वजह से सरकार को भूमि सुधार कार्य करने पड़े। अब आता है आपका मध्यस्थता का उन्मूलन, यानी कि जो जमींदार हैं उनको हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? इसके पीछे कारण ये रहा हमारा कि जमींदार किसानों का शोषण करते हैं। ठीक है, और शोषण करने के साथ साथ उनकी जमीनों को हत्याते हैं। इसी वजह से जमींदारों को हटाया जाएगा तथा अब किसान और सरकार के बीच में कोई भी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, उनको जो बिचौली है उनको हटा दिया गया है। सरकार सीधी किसानों से बात करेगी और उनके हित के लिए काम करेगी। ठीक है, तो जो मध्यस्थ हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, स्वामित्व का अधिकार भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वालों को, किसानों को दे दिया गया। मतलब जो खेत में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो शोषण कर रहे हैं जमींदार, उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। इसमें सरकार का उद्देश्य दो लक्ष्यों को प्राप्त करना था। पहला, जमींदारों द्वारा किसानों का जो शोषण था उसको बंद किया जाए। इसके वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती थी। दूसरा आता है आपका खेती करने वालों को भूमि पर उसके स्वामी के रूप में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो खेती कर रहा है उसकी जो खेती है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, किस तरीके से उसका उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी की जाएगी, इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब उत्पादकता बढ़ती है तो समाज में खाद्य पदार्थों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और इसी की वजह से जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो भी कम होती है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका भूमि की उच्चतम सीमा। ठीक है, अब भूमि को जैसे कि आपने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किए हैं। ठीक है, भूमि को क्या किया है आपने, सभी तक इसकी पहुंच को आपने बरकरार किया है। तो सरकार द्वारा भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक भूमि न रख पाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है किसी के पास 100 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है। अगर समाज में इस प्रकार के व्यक्ति होंगे तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा असमानता हो जाएगी, और असमानता के कारण जो समाज बनेगा उसको संभाल पाना मुश्किल होगा। क्योंकि समाज में जितनी बराबरी होती है समाज उतना ही विकसित होता चला जाता है। ऐसा इसलिए किया ताकि भूमि के विकेंद्रीकरण को कम किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कम लोगों के पास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर मात्रा में क्या मिलनी चाहिए? भूमि मिलनी चाहिए, ताकि समाज का कल्याण हो सके तथा गरीबी समाज से कम की जा सके। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या एक तरीके से सरकार द्वारा क्या पॉलिसी लाई गई, तो बोल सकते हो चकबंदी करी गई विखंडन की समस्या को कम करने के लिए। ठीक है, विखंडन की समस्या होती है कि छोटे छोटे जब किसान के पास टुकड़े होते हैं खेत के, तो उस पर बराबर ध्यान नहीं दे पाता है तथा जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाह कृषि करता है। ठीक है, जिससे किसान को उसकी इधर उधर बिखरी छोटी भूमि के बजाय एक स्थान पर भूमि प्रदान की जाती है। अब क्या है,
4-5 जगह उसकी छोटी छोटी भूमि है, उसकी जगह उसको एक बड़ी भूमि दे दी जाएगी, जिससे उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। अब आता है आपका लगान के नियम, ठीक है। और लगान के नियम ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सरकार लगातार लगान वसूलती चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये बोला गया है कि 2/3 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। जितना जो मंडी है, किसान कितना बेचना चाहते हैं अपना, वो बता दिया जाएगा। और उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यहाँ नहीं बेच सकते हो, दूसरी मंडी में बेच सकते हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तथा कोई भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, उनकी फसल वो किसी भी दाम पे बेच सकते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा लगे वहाँ पर। और सरकार भी एक तरीके से उनको प्राइसिंग सेट करके देती है कि इस प्राइस पे आप यहाँ बेचेंगे, इस प्राइस पे आप यहाँ बेचेंगे, इस फसल का ये प्राइस होगा, इस फसल का ये प्राइस होगा। तो सरकार इन किसानों की सारी की सारी जो फसलें उनको खरीदती है, ठीक है। अब क्या आती है सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब होता है एक समूह साथ मिलकर काम करता है और उत्पादन को बढ़ोतरी करता है, ठीक है। साथ मिलकर काम करता है और मुनाफा कमाने के लिए काम करता है, ठीक है। सहकारी क्या है, मान लीजिए गांव में 15 परिवार रहते हैं, वो साथ मिलकर खेती कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन करके मुनाफा कमा सके, इसे आप सहकारी खेती करते हो, ठीक है। अब क्या है छोटे जो धारकों की शोधा शक्ति बढ़ाने के लिए और सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया था, ताकि क्या जो छोटे छोटे लोग हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं और ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। सामूहिक रूप से वे कम कीमत पर आगते खरीद सकें और अधिक मात्रा में कम कीमत पे खरीद सकें और ज़्यादा कीमत पे बेच सकें, ताकि उनकी जो आमदनी है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उसको सरकार क्या करना चाहती है, यहाँ पे बूस्ट करना चाहती है, उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। तो सहकारी कृषि यानी कि सहकारी खेती भी एक तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद रही। अब आता है आपका भूमि सुधार का आंशिक कार्यान्वयन, ठीक है। तो भूमि सुधार जो किया गया उसके क्या क्या वो थे आपके लूप होल्स भी रहे, कुछ कुछ कमियां भी रही, उनको भी थोड़ा डीप में डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। भूमि सुधार का नेक लक्ष्य होने के बावजूद भी ये सुधार देश में आंशिक रूप से केवल पश्चिम बंगाल तथा केरल में लागू किया गया था। देश के अधिकांश भाग में केवल इसका प्रसार हुआ, मतलब पूरे पूरे देश में ये न फैल सका। ये जो पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा नेक थी, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता किसानों को, उसके बाद भी पूरे के पूरे देश में ये नहीं फैल सकी। ये इसकी कमी थी, ये इसका लूप होल था, ठीक है। देश के अधिकांश भाग में केवल इसका प्रसार हुआ, परंतु इसे प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया और प्रभावशाली ढंग से इसे लागू नहीं किया जा सका, ठीक है। भूमि सुधार का नेक लक्ष्य होने के बावजूद भी ये सुधार देश में आंशिक रूप से केवल पश्चिम बंगाल तथा केरल में लागू किया गया था। देश के अधिकांश भाग में केवल इसका प्रसार हुआ, परंतु इसे प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया, ठीक है। पहला है ज्यादातर मामलों में जमींदारों ने खुद को खेती करने वाला तथा भूमि का वैध स्वामी दिखाने के लिए काश्तकारों को बेदखल किया, ठीक है। क्या काश्तकार क्या करते हैं, जनरली ये बताते हैं किसके पास कितनी भूमि है, कितनी भूमि नहीं है। तो जमींदारों ने उनको क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने भूमि पर बने रहना चाहते थे, सरकार की पॉलिसीज को वो नहीं मानते थे, उसको नष्ट करना चाहते थे। दूसरा आता है भूस्वामियों ने उच्चतम भूमि कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी, जिससे भूस्वामियों को इस कानून से बचने का पर्याप्त समय मिल गया, ठीक है। उनको पर्याप्त समय मिल गया क्योंकि कोर्ट में लंबे लंबे केसेस चलते हैं, 2-3 3-3 साल के लिए चलते हैं, तो इसी वजह से उनको और ज्यादा समय मिल गया अपनी भूमि पर डटे रहने का। इस अवधि में वे अपनी अधिशेष भूमि को अपने निकट संबंधियों के नाम पर करवा दिए, जिसकी वजह से उनकी भूमि उन्हीं के पास रही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तकनीकी सुधार, देखो तकनीकी सुधार बहुत आवश्यक होता है, किसी भी समाज में तकनीकी सुधार की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे और जो आपकी पॉपुलेशन है उसके लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो जनरली क्या होता है, जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, प्रौद्योगिकी नहीं होती है, वो दूसरे देशों से मंगाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, उसको आज़ादी मिलती है, तो हमारे पास प्रौद्योगिकी की बहुत कमी थी। इसी वजह से जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका जापान हो गया, इवन यूएसएसआर हो गया, इन सब से हमने प्रौद्योगिकी का क्या किया है, हमने मंगाई है उनसे, ताकि हम अपने देश में भी तकनीक का विस्तार कर सके। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, एचवाईवी प्रौद्योगिकी तथा हरित क्रांति, यानी इससे ये हुआ था किस तरीके से उपज बढ़ाई जाए, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अगर उपज सही से नहीं होगी तो हमें खाद्य पदार्थों की कमी यहाँ पर दिखाई देगी। इसी वजह से एचवाईवी प्रौद्योगिकी का भारत में क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। दूसरा ये है, इसको हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
निम्न उत्पादकता की समस्या को तकनीकी सुधारों द्वारा सुलझाया गया। ये सुधार अधिक उपज देने वाले बीजों से संबंधित है। ये ऐसे बीज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, बहुत उत्पादन होता है तो खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी समाज में। HYV बीजों का रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों के साथ प्रयोग करने के कारण कृषि उत्पादकों के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। अब HYV इस्तेमाल तो कर रहे हो आप बीजों का, पर आपको रासायनिक यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी आवश्यकता होगी, और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं इनको भी आपको छिड़कना पड़ेगा, तभी वृद्धि आपकी हो सकती है। उत्पादन में यह वृद्धि इतनी पर्याप्त थी कि इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया, और इसी को आप हरित क्रांति के नाम से भी जानते हो क्योंकि वृद्धि काफी सही रही। अब पहला आता है आपका, अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया था, रासायनिक खादों का उपयोग किया गया था, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया था, और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास हरित क्रांति के लाभ। अगर हरित क्रांति के लाभ की चर्चा करें तो फसल उत्पादकता में तेजी आई थी कि बहुत सी फसलें जैसे गेहूं और चावल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और हम जानते हैं भारत में गेहूं और चावल को मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों की बहुत सी जो कमियां थी वो अब दूर होती जा रही थी। फसल उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। अब दूसरा आता है आपका क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि, यानी कि जहाँ जहाँ खेती की जाएगी उस क्षेत्र में भी अब वृद्धि होने लगी है। ठीक है, अधिक उपज देने वाली तकनीक के प्रयोग ने फसलों के बोने तथा काटने के बीच समय अंतर को काफी कम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समय अंतर कम हो गया है हमारा। अब समय अंतर कम हो गया है तो आप दूसरी दूसरी फसलों को भी बीच में बो सकते हो, जिससे किसान के पास ज्यादा खाद्य पदार्थ आएंगे, और पूरा का पूरा जो उसका सिस्टम है वो अच्छा बना रहेगा तथा ज्यादा पैसे कमा सकता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने भूमि के परती छोड़ने की आवश्यकता को दूर कर दिया, मतलब भूमि को पहले खाली छोड़ना पड़ता था ताकि जो न्यूट्रिशंस खत्म हो चुके हैं वो दोबारा से आ जाएं, लेकिन अब ऐसी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिसकाव। निर्वाह खेती का मतलब होता है अपने परिवार के लिए खेती करना और अपने परिवार के पेट भरने के लिए खेती करना। हम जानते हैं पहले भारत में निर्वाह कृषि होती थी, हम व्यापारिक कृषि नहीं करते थे। जैसे ही HYV तकनीक आई हम निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब हमारे पास कंज्यूम करने के अलावा यानी खाने पीने के अलावा भी बहुत सी फसल बच जाती थी। अब इसको मार्केट में जाके बेच सकते हैं, बाजारों में बेच सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि व्यापारिक कृषि जब भी हो सकती है जब आपके पास फसलें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ठीक है, किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। पहले हम निर्वाह कृषि कर रहे थे, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहे थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, व्यापारिक कृषि कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। और इससे दो फायदे होते हैं, पहला आपका जो देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, और दूसरा जो किसान है उनके दृष्टिकोण में एक पॉजिटिव परिवर्तन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके खाद्यान्न उत्पाद, जो खाद्यान्न उत्पादन है मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें देश हमारा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। तथा बफर स्टॉक, बफर स्टॉक वो जगह होती है जहाँ पे आप बचा हुआ जो आपके फूड है उसको आप स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने गेहूं है, चावल है, मक्का है, ऐसी इन सबको आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है, अब इन सबको आप स्टोर कर रहे हो तो ये आपका बफर स्टॉक हो गया, वहाँ पे आप स्टॉक कर रहे हो। तो फसल उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, तो HYV सीड की वजह से भी भारत बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हुआ। और दूसरा प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है उसने भी कृषि को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, जिसमें आपके कीटनाशक और उर्वरक आ जाते हैं। दूसरा आता है आपका फसल उत्पादन में तेजी के कारण खाद्यान्नों के बाजार के मूल्यों में कमी आई। ठीक है, अब ज्यादा चीजें होती हैं तो इन्फ्लेशन क्या होती है, कम होती है, मुद्रास्फीति कम होती है। जितनी ज्यादा चीजें होंगी और खरीदने वाले कम होंगे तो महंगाई आपकी कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हरित क्रांति की क्या क्या सीमाएं रही। देखो, हरित क्रांति की सीमाएं ये रही कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल जैसी फसलें इसमें उगाई जाती थी। बाकी की जो व्यापारिक फसलें हैं जैसे कि जूट है, कपास है, चाय है, ऐसी फसलों को नहीं उगाया जा रहा था। ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है, और असमान प्रसार देखने को मिलता है, मतलब पूरे के पूरे भारत देश में समान प्रसार देखने को नहीं मिलता, कुछ ही हिस्सों में इसका प्रसार आपको देखने को मिलता है। हरित क्रांति का विस्तार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहा। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राष्ट्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला, लेकिन
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। और जबकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को आप खाद्य पदार्थों से दूर रखेंगे तो बहुत कमियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होगी, ठीक है, खाद्य पदार्थों की महंगाई ज़्यादा होगी, और जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और बहुत सी ऐसी कमियां रहेंगी। इसी वजह से जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर भी खाद्य पदार्थ जो है उनको मुहैया करवाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट आता है आपका सीमित कृषि आबादी। कहने का मतलब ये है कि भारत में बहुत ज़्यादा जो किसान हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है वो छोटे किसान हैं, सीमित किसान हैं। तो उनको किस तरीके से विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, उनको किस तरीके से सहायकी यानी कि सब्सिडीज देनी है, किस तरीके से उनको विकास की पटरी पे दौड़ाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। ठीक है, तो भारत में कृषि जनसंख्या में अधिकतर छोटे तथा सीमित किसान शामिल हैं, और ये लोग हरित क्रांति के लाभों से वंचित रहे। क्यों वंचित रहे? क्योंकि हरित क्रांति जो HYV सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो काफी महंगे थे, इस वजह से वो नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब आर्थिक विषमता यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंतर देखने को मिलेंगे, कोई अमीर बहुत अमीर है और कोई बहुत ज्यादा गरीब है और कोई आपका मीडियम है। तो इस तरीके की सोसाइटी में जो छोटे किसान हैं वो ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा रियायती आगतों के रूप में दी जाने वाली सहायता के बाद भी HYV तकनीक सीमित भूमि धारकों की पहुंच से बाहर थी। मतलब सब्सिडीज देने के बाद भी ये किसान उस तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरीके से सरकार ने सोचा था। इसके फलस्वरूप धनी और निर्धन किसानों के बीच में खाई बढ़ती चली गई, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हैं, HYV तकनीक को नहीं खरीद पा रहे हैं, इसी वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, और जो बड़े किसान हैं वो HYV सीड को खरीद पा रहे हैं, उर्वरक को खरीद पा रहे हैं, कीटनाशक को खरीद पा रहे हैं। क्यों खरीद पा रहे हैं? क्योंकि सरकार सहायता दे रही है, सब्सिडीज दे रही है। इसी वजह से छोटे और बड़े किसानों के बीच में जो अंतर है बढ़ता चला जा रहा है। तो इस खाई को किस तरीके से कम करना है, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये मेन मोटिव होना चाहिए हमारा। अब नेक्स्ट आता है आपका कृषि सहायकी यानी कृषि अनुदान जो है। अब इस पे इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। कृषि जो सहायकी जो सब्सिडीज है, इसके दो तर्क होते हैं। पहला ये है कि किसानों को फायदा मिलता है, दूसरा ये है कि सरकार का जो कोष है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो दोनों के दोनों तर्क डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो सरकारी कोषों पर भारी बोझ, यह तर्क दिया जाता है कि जब सहायकी ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो तब उससे चरणबद्ध तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि सहायकी से सरकारी कोष पर भारी बोझ पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, जब सरकार सब्सिडीज देती है, बहुत बहुत बड़ा देश है, बहुत से किसान यहाँ पर रहते हैं, तो सबको एक तरीके से सब्सिडीज दी जाएंगी तो सरकार का जो कोष है, ठीक है, सरकार का जो रिजर्व है वो खाली होता चला जाएगा, और आपातकालीन स्थिति में सरकार पैसा कहाँ से जुटाएगी। इसी वजह से ये बात सच है, अगर सबकी मदद हो गई हो और जो लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना था उन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर चुके हैं तो सहायकी को बंद कर देना चाहिए। अब दूसरा आता है अनुचित लाभ। अब अनुचित लाभ कैसा होता है? जिन किसानों को लाभ चाहिए उनको लाभ ना मिलकर बड़े बड़े जमींदार को अगर लाभ मिल रहा है तो उसको आप अनुचित लाभ कहेंगे, क्योंकि हमें गरीब और जो नीचे का तबका होता है उसको उठाने के लिए सहायकी दी जानी चाहिए। ठीक है, जो आपके ST हैं, OBC हैं, चाहे जर्नल हो पर वो गरीब हैं, ठीक है, उनको भी आपको लाभ देना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास पहले ही बहुत ज़मीन है, बहुत धन है, उसको सहायकी नहीं दी जानी चाहिए। इस तरीके की हमें रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी को, फ्रेमवर्क को बनाना चाहिए। ठीक है, तो जो अनुचित लाभ है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अनावश्यक उपयोग। ठीक है, अनावश्यक उपयोग का मतलब है जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उसका उपभोग बढ़ जाता है। जैसे कि पानी, अगर फॉर एग्जांपल अगर बिजली का बिल अगर आप ना दें तो आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप पंखा, ट्यूबलाइट बंद करेंगे जब उसका उपयोग नहीं करना होता है। ठीक है, जब चीज़ें सस्ती होती हैं, फ्री होती हैं, तो क्या होता है, उसका उपभोग बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या, अनावश्यक उपभोग बढ़ जाता है जब सरकार सहायकी देती है यानी कि सब्सिडीज देती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कृषि सहायक अनुदान एक गुण या दोष के रूप में देखेंगे। मतलब एक गुण है, ठीक है, मतलब सहायता मिलती है लोगों को, इस रूप में भी इसको देखेंगे। कृषि सहायक अनुदान एक गुण के रूप में, मतलब क्या क्या फायदे इसमें होते हैं इसको डिटेल में
डीप में स्टडी करने वाले हैं। अनुदान के समर्थकों का मानना है कि भारत में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है, इसीलिए अनुदान की आवश्यकता होती है। यह तर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में किसान निर्धन हैं तथा उनके पास आवश्यक आगत खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ के जो किसान हैं बहुत गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खेती कर सकें, ठीक है, इसीलिए सरकार की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है। अनुदान के समर्थक आगे यह भी तर्क देते हैं कि अनुदान का उन्मूलन करने पर धनी और निर्धन के बीच की खाई और बड़ी हो जाएगी। अगर एक तरीके से अगर सहायता नहीं दी जाएगी तो अमीर किसान और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा, इसीलिए सहायता देना आवश्यक है। अब संक्षेप में कह सकते हैं कि समय की मांग अनुदानों को कम करना नहीं, परंतु यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान का लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों को मिले। कहने का मतलब ये है कि जिनको सहायता की आवश्यकता है उन्हीं को मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है जो अमीर व्यक्ति है उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके दो नुकसान है। पहला ये कि सरकार का कोष खाली होता है, दूसरा ये जिस तक मदद पहुंचनी चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाती है, तो देश का घाटा होता है इसमें। इसीलिए हमें और अपनी पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा ताकि जिसको मदद चाहिए उसी तक पहुंचे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, जैसे भारत जैसे विशाल देश को आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे उद्योग होने चाहिए। क्योंकि कृषि क्षेत्र में लगे रहने से आप क्या होगे, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ना ही आप डेवलपिंग कंट्री बनवाएंगे और ना ही आप डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे, अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। इसीलिए इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें हमेशा बाहर के देशों से अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उनकी प्रौद्योगिकी को अपने देश में इस्तेमाल कर सकें या फिर उनकी प्रौद्योगिकी को सीखकर अपने देश का विकास कर सकें। और इंडस्ट्रीज इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है और सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है। ठीक है, तो दो है इसमें, आपकी सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें सरकार की चलती है, और निजी क्षेत्र वो होता है जिसमें सरकार की कम चलती है तथा उद्यमियों यानी कि जो व्यापारी होते हैं उनकी ज्यादा चलती है। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र हैं। ठीक है, दो क्षेत्र हैं आपके। निम्नलिखित तत्वों के कारण राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी को आवश्यक समझा गया। निजी उद्योगियों के पास पूंजी का अभाव था। अगर इंडस्ट्रीज को समझा जाए, भारत की इंडस्ट्रीज को अगर समझा जाए, तो देखने को मिलता है कि उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था तो व्यापार किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो पूंजी का अभाव था। दूसरा, बाजार के सीमित आकार के कारण निजी उद्यमियों में निवेश प्रेरणा का अभाव था। यानी कि बाजार यानी कि मार्केट को देख के वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे कि हमें आगे जाके फायदा होगा। अब आप यही नहीं सोच पाएंगे कि आगे जाके आपको फायदा होगा, तो आप पैसा क्यों लगाएंगे। तो निवेश प्रेरणा यानी कि पैसा लगाने का एक प्रेरणा नहीं थी उनके पास। ठीक है। अब तीसरा आता है आपके पास, यह बड़ी तेजी से महसूस किया जा रहा था कि नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को केवल सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार की भागीदारी अगर होगी तो इंडस्ट्रीज और अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी तो सरकार सब्सिडी यानी सहायता देती है, लोगों को लैंड एक्वायर करके देती है, टैक्स में छूट देती है, बहुत सी चीजें सरकार करती है। अगर इंडस्ट्रीज में भी सरकार अगर हेल्प करे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिससे कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी और जो गरीबी का स्तर है वो नीचे होता चला जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि पिछले साल भी बने थे और डेफिनेटली इस साल भी बनेंगे। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई थी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की प्रमुख भूमिका होगी, यानी सरकार की भूमिका भी होगी। अब क्या है, औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, तो पहली आपको देखने को मिलेगी उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, 3 भागों में बांट दिया जाता है इसको। अब क्या है, औद्योगिक लाइसेंसिंग इसलिए किया गया था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लगाया जाए। ठीक है, पहला ही ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लगाया जाए। दूसरा इसलिए कि देखो अभी हम नए नए आजाद हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हर जगह इंडस्ट्रीज लग जाएं, सरकार की कम चले, इंडस्ट्रियल्स जो पर्सनैलिटी है उनकी ज्यादा चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता होनी चाहिए समाज में, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे गरीब व्यक्ति हो। इसी वजह से औद्योगिक लाइसेंसिंग की स्थापना की गई। अगर आपको इंडस्ट्रीज लगानी है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, पर सरकार की निगरानी आप पर रहेगी। ठीक है। अब औद्योगिक रियायतें का मतलब क्या है कि सरकार भी आपकी सहायता करेगी, किस क्षेत्र में, उद्योगों को लगाने में आपको रियायत देगी। ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है आपका छोटे पैमाने के उद्योग। अब देखो छोटे पैमाने के उद्योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं आपके, उनमें रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। इसको आप एमएसएमई सेक्टर भी कहते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी कहते हो आप इनको। और दूसरी बात ये होती है इनमें आपको कम बजट की ज़रूरत होती है, मतलब कम पैसा लगा के भी आप इनको चालू कर सकते हो। ठीक है, पहली बात क्या है, थोड़े पैसों में शुरू हो जाते हैं, रोजगार ज़्यादा देते हैं, तथा पूरे के पूरे जो देश हैं उसमें ये हमारे हैं। ठीक है, छोटे जो उद्योग हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से लोगों को रोजगार इनसे प्राप्त होता है और कम बजट में ये बन के तैयार हो जाते हैं या फिर इनकी लागत कम होती है। अब आते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखो पहली क्या होती है, छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन तथा एक इस कारण रोजगार परक होते हैं, मतलब यहाँ पर रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। दूसरा, छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है, अतः वे समानता परक होते हैं। यहाँ पे सभी लोगों को समानता मिलती है, सभी लोगों को रोजगार मिलता है, तथा यहाँ पे लचीलापन पाया जाता है कि किसी भी जगह पर ये स्थापित हो सकते हैं। बहुत बड़े लैंड की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े जमीन की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है, छोटी जगह में स्थापित हो जाएंगे। समानता इसमें दिखाई देती है। ठीक है, तीसरा आता है आपको छोटे पैमाने के उद्योगों को अल्प निवेश की आवश्यकता होती है, अतः ये साम्य परक होते हैं, मतलब ज़्यादा फंड की आवश्यकता इसमें नहीं है, आपको छोटे फंड में ये स्टार्ट हो जाते हैं। तथा सरकार भी इनको क्या देती है, सब्सिडीज देती है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, लोग इसमें ज़्यादा कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन कि व्यापार आयात प्रतिस्पर्धा की रणनीति। अब देखो व्यापार आयात प्रतिस्पर्धा की रणनीति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि किस तरीके से आप व्यापार करेंगे, किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात और आयात में बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने देश के, ध्यान दीजिए, अगर आप अपने देश के जो लोकल मार्केट है या फिर लोकल इंडस्ट्रीज है, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपके लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी उठा के इंपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, आयात और निर्यात करने से पहले बहुत सी पॉलिसीज बनती हैं, अपनी मार्केट को एनालाइज किया जाता है, अपनी इंडस्ट्रीज को देखा जाता है, जिस तरीके की इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे बन रही हैं उसके हिसाब से आयात और निर्यात को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझने वाला टॉपिक होता है आयात और निर्यात। ठीक है, तो विदेशी विनिमय का प्रयोग विकास संबंधी आयतों के लिए करना, मतलब जिसमें आपके देश का विकास हो ऐसी चीजों को आप मंगाइए। ठीक है, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति द्वारा सरकार ने विदेशी विनिमय को बचाने को अधिक महत्व दिया, ना कि विदेशी विनिमय को अर्जित करने को। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आपका जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको भी एक तरीके से बचाया जा रहा है। ठीक है, तो विदेशी विनिमय को बचाने को अधिक महत्व दिया गया, ना कि विदेशी विनिमय को अर्जित करने में। आप किसी भी चीज को अर्जित नहीं कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका सकल घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना, यानी कि जो आपके लोकल मार्केट है, लोकल इंडस्ट्रीज है, उसको बचाकर रखना। नेक्स्ट आता है आपके पास 1950 से 90 यानी कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान विकास की रणनीति की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता पढ़ते हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्रीकरण भूमिका निभानी थी, यानी औद्योगिकरण जनरली किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और उसको केंद्रीकरण यानी सभी को साथ लेकर चलना था। दूसरा आता है आपका निजी क्षेत्र को द्वितीय भूमिका निभानी थी, और वह परमिट लाइसेंस राज्य के अंतर्गत था, यानी कि अगर आपको क्या करना है, उद्योग लगाने तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन सरकार आपकी सहायता इसमें करेगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आयात प्रतिस्पर्धा के मुख्य नीति संयंत्र के अनुसार आगे बढ़ाना था। ध्यान से सुनिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आयात प्रतिस्पर्धा के मुख्य नीति संयंत्र के अनुसार आगे बढ़ाना था, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको किस तरीके से सिस्टमैटिकली बनाया जाएगा, प्रतिस्पर्धा को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनको किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, किस तरीके एक्सपोर्ट किया जाएगा, सारी की सारी चीज़ों को बड़े ही सिस्टमैटिकली एक तरीके से समझना था। अब घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना भी एक बहुत बड़ा कारण था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका अर्थव्यवस्था में आधारित संरचना के आधार को सशक्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाना था, यानी कि बड़े पैमाने पर जो उद्योग है उनका विकास भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रोजगार के साधन बड़े उद्योग में भी होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन वहीं पे होता है, इसीलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अर्थव्यवस्था के आधार से बड़े उद्योगों का लगना बहुत जरूरी होता है।
सिक्स पॉइंट आता है, रोजगार तथा सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाता था। ठीक है, रोजगार के लिए और सभी लोगों को रोजगार मिल सके, समानता के लिए और पूरे देश की आर्थिक विकास के लिए छोटे रोजगारों का भी छोटे रोजगार नहीं, छोटे उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास किया जाता था। ठीक है, ताकि सभी लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सके। अब आता है आपका, सुधारों ने अच्छे प्रभाव को निम्नलिखित उपलब्धियों के रूप में बताया है। पहले क्या मतलब क्या क्या आपको उपलब्धियां प्राप्त हुई पहले पढ़ता हूँ। औद्योगिक उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि हो रही है किसी भी उत्पादन में तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और फॉरेन जो इनकम है उसको जनरेट कर पाएंगे। सेकंड आता है आपका, औद्योगिक क्षेत्र का विविधीकरण हुआ तो बहुत से प्रोडक्ट बनने लगे, स्टील से लेकर के, आयन से लेकर के, प्लास्टिक से लेकर के, प्रौद्योगिकी से लेकर के बहुत सी ऐसी चीज़ों का आपके यहाँ पे उत्पादन होने लगा। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होने लगी। बड़े पैमाने के उद्योग सफलतापूर्वक शुरू किए गए। ठीक है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों का काफी विस्तार हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, सुधारों ने बुरे प्रभाव क्या क्या डाले उनके बारे में भी देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार, ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें एकाधिकार देखा गया। सामाजिक महाभार, मतलब सरकार की ज़्यादा चलती थी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इतना नहीं मौका मिल पाया। सेकंड आता है आपका, संरक्षण ने घरेलू उद्योगों को रक्षा तो प्रदान की परंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में अकुशल रहे। मतलब उनको प्रोटेक्शन तो दी, पर जिस तरीके की प्रौद्योगिकी उनको प्रदान की जानी चाहिए थी ताकि वो वर्ल्ड मार्केट से कंपटीशन कर सके, वो उनको नहीं मिली। तो यानी कि बोल सकते हो जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी उस तरह की इन्वेस्टमेंट अपने घरेलू और लोकल बाजार को नहीं मिल पाई। इसी वजह से वो वर्ल्ड मार्केट से कंपटीशन नहीं कर पाए, इसीलिए वो उनसे पीछे रह गए। थर्ड आता है आपके पास, आयात प्रतिस्पर्धा पर आश्रित होकर विदेशी विनिमय कोष बढ़ने से क्या क्या नई नई चुनौतियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, आयात प्रतिस्पर्धा पर आश्रित होकर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करके उनके ऊपर देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए आप एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, बाहर से आपने स्पेयर पार्ट मंगाया और यहाँ पे लाके जोड़ दिए सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपने मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ उन स्पेयर पार्ट को जोड़ा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली इसमें एक और वीडियो बनेगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।